नमस्कार दोस्तों। अभी तक के भारतीय इतिहास में हमने आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, जिस पर हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर पुर्तगाली और डचों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम अंग्रेज फ्रेंच के बारे में देखते हुए इस अध्याय का अंत करेंगे। आइए बिना समय व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली और डच के बाद आते हैं अंग्रेज। इनका आगमन कब होता है? 1599 ईस्वी में। और आते कहाँ से है? थल मार्ग से, यानी वही जल मार्ग से। प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। और भारत में शासन इनका कब से कब तक था? 1858 से 1947 तक। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद से ही लगभग यह शासन करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेजी सर्वाधिक सफल हुए, क्योंकि यह बहुत कुशल थे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारतीय सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से आता है। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट कंपनिया की स्थापना की। ठीक है, इतना बड़ा नाम है इसका, और ये नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया, यानी व्यापार के लिए शुरुआत में आए हुए थे। और कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य जो था वह भूभाग नहीं था, बल्कि क्या था? व्यापार करना। वही बात पिछले क्लास में कई बार बताया गया है। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जेम्स प्रथम ने क्या किया? अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई। 1604 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत की ओर यह जो समुद्री यात्रा हुई वह बढ़ी। और 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम, कई बार पूछा जाता है, के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। जेम्स प्रथम ने इन्हें अकबर से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन अकबर की मृत्यु होने की वजह से जब ये पहुंचता है तो पता पाता है कि उस समय सम्राट कौन था? जहांगीर। तो यह जहांगीर के दरबार में जाते हैं। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में उन्होंने बसाया भी हॉकिंस को, और तथा 400 मनसब एवं जागीर भी प्रदान की। किसने? जहांगीर ने। शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब क्या होता है कि सूरत में कैप्टन हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, ये घटना था उनका। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान किसकी तरफ से जारी किया जाता है? यह जहांगीर की ओर से। क्या शाही फरमान दिया गया कि अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का तथा मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्रदान कर दी। टॉम्स एल्टवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा।
सर टॉमस रो ने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत आए और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। तो याद रखिएगा, हाकिंस और टॉमस रो दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। इस बीच टॉमस रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति भी प्राप्त कर ली और 1619 ईस्वी में अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा तथा आगरा में कंपनी का अपना व्यापारिक कारखाना भी इन्होंने स्थापित कर लिया। किसने? टॉमस रो ने। और सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण कहाँ से किया जाता था? सूरत से। अब दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ बनाया? मसूलीपट्टम और पेटापुली में। याद रखिएगा, दक्षिण में पहला कारखाना कहाँ? मसूलीपट्टनम। यहाँ से क्या होता था? स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करती थी। अब 1632 की महत्वपूर्ण घटना, अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान, याद रखिएगा सुनहरा फरमान किससे? गोलकुंडा के सुल्तान से। कब? 1632 में। और यह क्या था कि 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले में इन्होंने 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा किया और गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार इन्होंने हासिल कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। और 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की गई। कहाँ पर? चंद्रगिरी में। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है। और 1661 में क्या होता है कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन, अब याद देखिएगा, राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और दहेज में पुर्तगालियों ने बम्बई को उनको दे दिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और राजकुमार चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पैगोड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो दहेज में मिला उसे उन्होंने 10 पैगोड के रूप में किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दान दे दिया। अब 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर कौन हुआ? गेराल्ड ऑगियार ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बम्बई का संस्थापक जब पीछे बताया गया था तो कौन था? मेराल्ड ऑगियार ही। ये नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। 1687 ईस्वी तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और गेराल्ड ऑगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहाँ गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर की स्थापना की। एक न्यायालय और पुलिस दल की भी स्थापना की। इसीलिए इसे ऑगियार को क्या कहा जाता है? गेराल्ड ऑगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। और ऑगियार ने और क्या किया? बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की भी व्यवस्था कर दी। और ऑगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या कितनी थी? 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि भी हुई और इसका उत्तराधिकारी रोल्ट हुआ। ठीक है, इसीलिए ऑगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, वर्तमान बम्बई का। अब शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर ग्रेबियल वप्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार अनुमति मिल गई। किस लिए? क्योंकि शाहजहां की बेटी का उसने इलाज कर दिया। और 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की गई। याद रखिएगा, दक्षिण में पहला कहाँ स्टार्ट किया? मसूलीपट्टम में। और बंगाल की जब बात करें तो अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ किया? हुगली में। और पैसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। याद रखिएगा, एक डायरेक्ट पूछा जाता है।
अब हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजों ने कारखाने खोले। अब 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गईं 1658 तक, जहां 1633 से 1663 ईस्वी के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। अब आगे बढ़ते हैं। 1683-50 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवाद करने लगे। अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकृत और अनधिकृत व्यापारियों पर आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। ठीक है। अब 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां जो थी उसमें परिवर्तन हुआ। अब वह सिर्फ व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाहजहां द्वारा किए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कौन सूबेदार था? शाहजहां। अब 1682 ईस्वी में बंगाल के मंडल मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में दूत मंडल जाता है, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। अब विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। मुगल सम्राट और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच भिड़ंत कहाँ हुआ? 1686 में हुगली में। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी जब उसने हमला किया। फरवरी 1690 ईस्वी में कंपनी के अधिकारियों चारनाक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चारनाक, याद रखिएगा जॉब चारनाक कौन था? बंगाल कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। और 10 फरवरी 1691 ईस्वी को जॉब चारनाक ने सूतनाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। कौन? जॉब चारनाक। अब बर्दवान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सूतनाटी कारखाने के लिए बंदी करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। फिर ये क्या करते हैं? देखिए अंग्रेज किस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहे हैं। 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान की अनुमति के बाद क्या हुआ कि कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतनाटी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी भी प्राप्त हो गई। ये धनवान थे अंग्रेज, इसलिए यह अपने व्यापार को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब यही व्यापार उन्हें बाद में यह शासन करने लगते हैं। अब कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर और सूतीनाटी गांव की जमींदार इब्राहिम खान से मिली थी। अब कालीकाटा, गोविंदपुर और सूतीनाटी को मिलाकर ही वर्तमान की जो कलकत्ता जिसे हम कहते हैं वो किसने स्थापना की? जॉब चारनाक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओंडियार ने मुंबई की स्थापना की और चारनाक ने कलकत्ता की। ठीक है। और किसकी? कालीकाता, गोविंदपुर और सूतीनाटी को मिलाकर। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। ये भी पूछा जाता है फोर्ट विलियम कहाँ है? वो है कोलकाता में। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी भी दे दी गई। अब इधर औरंगजेब का शासन चल रहा था। 1701 ईस्वी में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का औरंगजेब ने आदेश दे दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना दिए गए जब उन्होंने यह फरमान दिया। और 1707 यहीं से मध्यकालीन इतिहास की समाप्ति होती है और उत्तर आधुनिक काल मुगलों का स्टार्ट होता है। इसके बारे में लेक्चर हो चुका है। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हो जाता है। अब बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्त खां ने कहा है कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा
किसकी है लाइन? ये शाइस्त खां की। अब 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया, जो भी प्रजा वहाँ थी। और इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हो जाता है। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम्स नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा। अब नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपस में विलय करने का निर्णय हुआ वह कब होता है? 12 जुलाई 1702 ईस्वी में। दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार 1708 और 9 ईस्वी में कर दिया गया। और संयुक्त कंपनी का नाम, दोनों नई और पुरानी कंपनी का जो नाम बनाया गया वह क्या था? याद रखिएगा यह नाम, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडियाज। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कब घटी? 1717 में। एक कब घटी थी? 1632 में गोलकुंडा। अब ये भी एक फरमान है, देख लीजिए, जो फरुखसियर देता है। ठीक है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फरुखसियर घृणित कायर के दरबार में पहुंचता है। जानते हैं ना, ये पिछले क्लास में बताए गए हैं, पिछले वाली क्लासों में। अब ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सोहिर्दू अमीरियन दुभियसिया थे। याद रखिएगा, विलियम हैमिल्टन। अब हैमिल्टन ने क्या किया? क्योंकि सर्जन थे, इन्होंने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिला दी। अब इसी से यह खुश होकर परिणाम स्वरूप फरुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए। बताइए, सब ऐसे बेच दिए ये लोग। अब बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से क्या कर दिया इन्होंने? प्रसन्न होकर मुक्ति दे दी। यही शिक्षा का सबसे बड़ा, यहाँ से आप शिक्षा ले सकते हैं कि वह बस एक ऑपरेशन या उनको बीमारी से मुक्ति दिलाया तो उन्हें सर्वस्व लुटा दिए। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। और फरुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढाले सिक्कों को समूचे मुगल सम्राट में चलाने के लिए छूट मिल गई। ये बहुत ही बैड डिसीजन माना जा सकता है फरुखसियर का। अब सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देय पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात करने से मुक्त कर दिया गया। ये पैसा हर जगह देकर अपना आयात निर्यात मुफ्त करा लेते थे। फरुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। याद रखिएगा, तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा कौन सी थी? जो फरुखसियर ने 1717 ईस्वी में की। अब बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फरुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का इन्होंने प्रयास किया। इसने मुर्शीद कुली खान। मराठा सेनानायक कान्होजी आंग्रिया ने पश्चिमी तट पर सही कर लीजिएगा, अंग्रेज़ों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। तो ये अंग्रेज़ों से संबंधित सभी चीज़ें इसमें आप देखें समाहित हो गई। अब अंग्रेज़ के बाद स्वाभाविक से अब उससे कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका। जब कंपनी में अंग्रेज के बारे में बात की, पहला सूरत में, दक्षिण में पहला का फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और बंगाल में आपने देखा कासिम बाज़ार में। उसके बाद हॉकिंस आता है जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में। टॉमस रो जेम्स प्रथम के ही द्वारा जहांगीर के ही दरबार में। 1632 में गोलकुंडा के नवाब से शाही फरमान लेते हैं। 1717 में देखा फरुखसियर के द्वारा एक मैग्ना कार्टा का आपने ध्यान दिया, उनकी बीमारी को सही करने पर दे दिया आदेश। कई जगह उन्होंने पैसे देकर स्वतंत्र व्यापार स्थापित किया। अब इसके बाद आती है कंपनी डेनिस, जो कि 1616 ईस्वी में आती है अंतिम में। डेनिस का भारत में आगमन कब होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 ईस्वी में डेनिस कंपनी का आगमन हुआ। डेनिस का पहला फैक्ट्री जो था वो तंजौर के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित हुई थी।
PCSJ जो अभी हाल में आयोजित हुई है उसमें यह प्रश्न शायद पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यही प्रश्न ही था। अब अन्य फैक्ट्रियाँ डेनिस ने कहाँ बनाई? इसके बाद बंगाल, श्रीरामपुर या सीरापुर में 1676 ईस्वी में इनकी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई डेनिस की। यही सीरापुर डेनिस कंपनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अब ये डेनिस क्यों असफल हुए उसके बारे में देख लेते हैं। डेनिस भारत में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाए और अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेज को 1845 ईस्वी में इन्होंने बेच दिया। डेनिस के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है और इसके तुलना में धर्म प्रचार संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान दिया। यही इनकी असफलता का डेनिसों का कारण भी बन गया। अब आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। भारत में पहला व्यापारिक कारखाना इन्होंने कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। ठीक है, और अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी जो है भारत में देर से है। सॉरी, फ्रांसीसी के बारे में पूछा गया था, हाँ याद आ गया, यही चीज़ जो उन्होंने पूछा है। लुई 14वें फ्रांस के मंत्री कालबार्ड द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा कौन सी कंपनी है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इधर से ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों को राज्य के द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। अब 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हो जाता है और 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहली व्यापारिक कंपनी या कारखाने को यह स्थापित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंग्रेज और फ्रांस दोनों सूरत में अपना कंपनी की स्थापना शुरुआत करते हैं। 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री, पहली सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम, दक्षिण भारत की पहली अंग्रेजों ने कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। 1672 ईस्वी में एडमिरल डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर सैन थेमी को छीन लिया। अब 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में क्या कहा जाने लगा? वर्तमान का पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ किसका शासन था? फ्रांसीसियों का। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्त खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690-92 में इंद्र को चंद्रनगर की स्थापना इन्होंने कर दी। अब डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693, कौन? डच ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजविक की संधि, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, रिजविक की संधि कब हुई? 1697। पांडिचेरी को पुनः कांग्रेसियों को प्राप्त हो गया। डचों से कहाँ चला गया? फ्रांसीसियों के पास। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया और पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई नाव का निर्माण कराया। यही पूछा था कि फ्रांसीसियों की पहली स्थापना कहाँ हुई? दो कथन दिए थे, PCSJ में अभी का प्रश्न है। तो पांडिचेरी आपने देखा ही, ये दोनों चीज़ें आप सही कर लेंगे अगर ये ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होता तो। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 ईस्वी में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों में व्यापार के स्तर में क्या आ गई? कमी। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसी में उत्साह आ गया। इसके बाद डुप्ले के बाद, और 1706 से 1720 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी प्रभाव की भारत में गिरावट आई। परिणाम स्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। अब फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1639 ईस्वी में करिकल पर अधिकार कर लिया। इसने फ्रांसीसियों ने भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्यापारिक उद्देश्य था।
राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए तथा सिपाहियों की भर्ती प्रतीक्षा के लिए किया था। इसकी सुरक्षा के लिए डच और अंग्रेजों से और सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए। 1724 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए और उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक का युद्ध, याद रखिएगा किस युद्ध से, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक कहा जाता है। परंतु अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित विज्ञलाबंद, मद्रास और पांडिचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थी। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी क्या थी, आरकाट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहली बात याद रखिएगा, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांस के, तीनों युद्ध। कब लड़ा गया, 1746 से 48। कार्यकाल भी पूछ लेता है एग्जाम में। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजियों पर क्या कर लिया गया, अधिकार। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेजी फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय महसूस किए। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर देती है और कैप्टन के पैराडाइज का नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे को युद्ध में नवाब को पराजित कर देती है। अब जून 1748 ईस्वी में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी को घेर लिया, परंतु सफलता उनको नहीं मिली। ठीक है, अब यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ, ऑस्ट्रिया में लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रिया के युद्ध की समाप्ति से इसका समापन होता है। और 1749 ईस्वी में एला सापले संधि, आक्सला लापे संधि या एला सापले संधि से भी जाना जाता है, यह संधि हुई और कारण का था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। संपन्न होने पर भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है और मद्रास क्या होता है, पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है। तो पहली कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या हुआ, एला सापले संधि, कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध साल 1746 से 48। ठीक है, परिणाम मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, याद रखिएगा कब, 49 से 54। इस युद्ध के समय क्या हुआ, कारण कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाब के लिए डुप्ले का सहयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, चांदा साहब ने किसका सहयोग लिया, डुप्ले का। और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अनवरुद्दीन और नासिरगंज को अपना समर्थन प्रदान किया। अनवरुद्दीन और नासगंज फ्रांसीसी किसको दिए, चांदा साहब को। चांदा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबूर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला और कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पर उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। लेकिन 1750 ईस्वी में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन जाता है। अब इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड में से मद्रास से किराने के रूप में आया था, 1751 ईस्वी में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर इसने क्या कर दिया, आक्रमण, रॉबर्ट क्लाइव ने। और शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु इसने विवश कर दिया और साथ ही साथ चांदा साहब की हत्या भी कर दी। अब फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की जो कि आलोचना की, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, चांदा साहब की
सहायता की थी और अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए न्योता दिए। और वापस डुप्ले को इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थल पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 ईस्वी को गवर्नर बनाया गया। अब डुप्ले के बाद में जो और मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी कहाँ तलाश रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे अंग्रेज बंगाल में ही खोज लिया, यानी जो डुप्ले मद्रास में खोज रहा था, क्लाइव ने उसे कहाँ, बंगाल में ही खोज लिया। अब तृतीय कर्नाटका युद्ध। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई 1760 में। ये देखते हैं, यह है भी शायद नीचे। 12 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व प्रदान किया। यानी अंग्रेज सेना नायक कौन था? आयरकूट, और फ्रांसीसी लाली। इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या हुए? पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हो जाती है। और 16 जनवरी 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का। इसी तरीके फ्रांसीसी का भी अंत होता है। अब फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के कारण क्या क्या थे? क्या था कि फ्रांसीसी सरकार सहयोग नहीं कर रही थी कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, ये भी इसका था। इंग्लैंड की जो नौसैनिक थी वह सर्वोच्च थी अंग्रेजों की। ठीक है। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस या आर्कुट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। तो ये इनका कारण था। सभी कंपनियों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। आप इसको अच्छे तरीके से सारा वीडियो लेक्चर और पीडीएफ देखिएगा। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित आईएएस, पीसीएस या सभी अधीनस्थ प्रश्नों का आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और अगर इसे गहनता से अध्ययन आप करते रहेंगे, हमारे क्रैश कोर्स को आप बार बार रिवीजन करते रहें, और ये तो आपका चल ही रहा है, आप निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति में एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को पाएंगे। हमारी टेस्ट सीरीज चालू ही है, आप उसको देख ही रहे होंगे। जो नहीं लिए हैं, मेरे सलाह से उसको ले लीजिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वो केवल 250 रुपये ही फ़ी है उसकी। और ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं उसको आपको समझ में भी आएगा कि आपको जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सफल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।